एयरटेल पेमेंट बैंक। भाई अगर आप ओपन कराने जा रहे हो थोड़ा इस वीडियो को देख लीजिए, क्या सिचुएशन है, कितने सारे प्रॉब्लम है, बताता हूँ मैं आपको इस वीडियो में। देखिए समझते हैं, होता क्या एयरटेल पेमेंट बैंक में एक बहुत बड़ा पॉलिसी है कि इनका अकाउंट फ्रीज़ करवा देता है अगर आप 1 साल तक उसे यूज़ नहीं करोगे। 6 महीने भी यूज़ नहीं करोगे तो भी फ्रीज़ कर देगा वो। अब इनकेस अगर आपने पैसा उसमें डाल के रखे और आप पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हो तो आपको विजिट करना पड़ेगा इनके KYC पॉइंट और वहाँ पे जाके आपको कैश विड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए, नहीं तो आपको वेट करना पड़ेगा 24 आवर्स की KYC कंप्लीट होगा तब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा, तब जाके आप UPI पेमेंट कर सकते हो अगर आपने इसका डेबिट कार्ड लिया है तो। अब यहाँ पे समझते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, इनकी जो पॉलिसीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है एक इंसान। अगर आपने पेमेंट बैंक को यूज़ किया है तो मेजर इश्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, वो है फेल ट्रांजैक्शन। उसके बाद आता है इनका अकाउंट ही फ्रीज हो जाता है, पैसा आपका होल्ड हो जाएगा, आप कहीं पे भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आपने पैसा इसमें ऐड कर दिया, इन केस गलती से भी ऐड हो गया तो भाई आपके पास कोई रीज़न नहीं है इसे निकालने के लिए। सेम गोज़ टू एयरटेल वॉलेट, एयरटेल पेमेंट बैंक, दोनों अलग अलग है बट दोनों में सेम प्रॉब्लम है कि आपको यहाँ पे KYC जो होता है वो 8 से 9 महीने के अंदर अंदर यानी फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ करना है। अगर आप इसे यूज़ कर रहे हो तो मेरा रिकमेंडेशन है इसे आप गूगल पे, फ़ोन पे UPI ऐड कर लीजिए और इसे फ्रीक्वेंट बेसिस पे यूज़ कीजिए एज अ डेली पर्पस। अगर आप इसे यूज़ करने में फेल हो जाते हो तो यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, आपको बार बार जाना पड़ेगा KYC सेंटर और अपना KYC कराना पड़ेगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, इनका रूल होता है कि अगर आपने 8 से 9 महीने में इनका KYC कराना ही पड़ता है तो आपको ये KYC करवाना पड़ेगा। पहला प्रॉब्लम तो आपको समझ आ गया। फेल ट्रांजेक्शन का इशू भी मैं बताते ही जाता हूँ आपको। फेल ट्रांजेक्शन में होता है कैसे, आपने रिचार्ज किया या आप किसी तरीके का बिल भर रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो पेमेंट आपका सक्सेसफुल हुआ ही नहीं। प्लस यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक का ऐप का इशू क्या है, थैंक्स ऐप का, कि आपको यहाँ पे फेल ट्रांजैक्शन का कोई भी ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो अगर जैसे फेल ट्रांजैक्शन हो तो उसका ट्रांजैक्शन ID मिलेगा नहीं आपको। ट्रांजैक्शन ID आता है 3 से 4 सेकंड जब आप रिचार्ज कर रहे हो या बिल भर रहे हो, उसी टाइम आएगा और उसी टाइम वो चला जाएगा। अगर उस टाइम किसी इंसान के सोच में इतना सा भी बुद्धि है कि वो स्क्रीनशॉट ले लिया तो वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिया तो वो तो खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है। मैंने फेल ट्रांजैक्शन के लिए डिटेल वीडियो पहली बना के रखा है जो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ, जिससे अगर फेल ट्रांजैक्शन तो वहाँ से आप पैसा रिकवर किया जा सकता है। एयरटेल को लेकर अगर आपको कोई भी इशू आता है, जो मैंने आपको इशू जितने बताए, ये आपको मेजर इशू होता है वो KYC का इशू आपको देखने को मिलता है, बाकी सारे में नहीं मिलता है। जैसे पेमेंट बैंक की बात करें तो अपने पास पेटीएम भी है, उसमें आपको ये इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा बार बार KYC का, बट एयरटेल पेमेंट बैंक में ये बहुत बड़ा इशू है एंड इसमें बहुत लोग एनकाउंटर करते हैं और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोग कहीं बोलते नहीं है बट ये एक्चुअली में रियल ज़्यादा इशू है। बहुत लोग KYC पॉइंट पर मैंने विजिट किया है मेरा रिसेंटली, तो वहाँ पर मैंने देखा बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ के लिए आ रहे हैं, उनको KYC ही करवाना है। तो यही चीज़ मुझे एक बार हो गया ना अकाउंट ओपन करते हो KYC, तो बार बार KYC क्या ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल SBI है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब की भी तो है, ये लोग तो बीच बीच में KYC नहीं करवाते रहते। तो एयरटेल पेमेंट बैंक इतना क्या सिक्योरिटी कर रहा है कि उनको हर 6-7 एक साल के अंदर KYC पॉइंट में आके KYC करवाना है। मतलब एक इंसान अपना पहचान किसने बदल देगा, नंबर तुम लॉगिन करने वक्त MPIN पूछते हो, OTP पूछते हो, कोई ऐसा क्यों करेगा। तो मुझे एक सबसे बड़ा इशू लगा, मैंने आपको बता दिया। टू बी ऑनेस्ट, टू द पॉइंट, बाय बाय। कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।